हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? वेल, अलग अलग तरह के और अजीब अजीब तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैरिज में जाने का फ़ायदा क्या है। और मैं भी सोचता हूँ कि हाँ यार, इस चीज़ का फ़ायदा क्या है। कुछ तो ऐसा वे होगा ना जिससे ये डिसाइड किया जा सके कोई कोई व्यक्ति मैरिज में इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता है। मैरिज होने के बाद क्या चेंज होगा, क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, इसको कैसे समझा जाए। और कहाँ पर सुख आएगा, कहाँ पर दुख आएगा, इस चीज़ को कैसे समझा जाए। आपके स्पाउस के हाथों में कौन से वो डायमेंशंस हैं आपकी लाइफ के, वो दो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस आपके लाइफ के, जो आपके हाउस में, आपके आपके चार्ट में आपके स्पाउस ने कंट्रोल कर रखा है। बिलीव मी और नॉट गाइस, इंसान मतलब कुछ भी कार्य करता है तो उसमें अपना थोड़ा सा बेनिफिट तो उसके बिहाइंड वो देखता ही देखता है, चाहे वो ईश्वर की पूजा ही क्यों ना करे। तो जब मैरिज में जाएगा तब भी अपना कुछ बेनिफिट तो देखेगा ना, यार मुझे क्या फ़ायदा इस चीज़ से मिलेगा। सलमान खान के चार्ट के अंदर सेवंथ हाउस लॉर्ड से वो दोनों हाउसेज एम्प्टी हैं। इस वजह से शायद पर्सन का खुद का इंटरेस्ट ऐसा हो गया है कि भाई मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता। कई केसेस तो ऐसे होते हैं कि डिले है, डिनायल है, लाइक ठीक है सैटर्न का कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस है या फिर सेवंथ हाउस लॉर्ड कुछ इस तरह बैठा हुआ है कि स्पाउस मिल ही नहीं रहा। सेकंड इज क्या मैरिज के बाद चेंज हो सकता है। थर्ड इज कि भैया कहाँ सुख आएगा, कहाँ दुख आएगा, इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे किया जाए, इस सेशन के बाद आप ये समझ पाएंगे। और कौन से वो दो डायमेंशंस हैं आपकी लाइफ के जो कि आपके स्पाउस के आने के बाद एक्टिवेट होंगे। कई चार्ट्स में तो काफ़ी सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो आपके स्पाउस के आने के बाद एक्टिवेट होंगे। और सीधा हम आपके हाउसेस बताएंगे जिनमें कोई प्लैनेट है आपके चार्ट के अंदर। इस सेशन के माध्यम से ये चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो अगर आप देख रहे हैं तो कनेक्ट फील करना है तो कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस सेशन के साथ कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए। मैरिज जिनकी हो चुकी है या रिलेशंस के अंदर है, दे कैन ड्रॉप देयर बर्थ डिटेल्स और लाइक स्पाउस डिटेल्स एंड ऑल इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम और इन चीज़ों में और एक एक आप कह सकते हैं नेक्स्ट सेशंस के माध्यम से आपको और अपडेट कर सकें कि क्या क्या कुछ कुछ हो सकता है आफ्टर द रिलेशन ऑफ द मैरिज डायमेंशन। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, होगी नहीं होगी, टिकेगी नहीं टिकेगी, इन सब का आंसर इस सेशन के माध्यम से आपको मिल पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है। गाइस देखिए, मैरिज का डायमेंशन या फिर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है अर्गला कॉन्सेप्ट। अर्गला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अर्गला कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका एक प्लैनेट दो हाउसेस को या फिर तीन हाउसेस के रिजल्ट को कंट्रोल करके बैठा हुआ होता है। हमें कोई चीज़ मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी ये अर्गला पे डिपेंड है कि आपके उस हाउस पे अर्गला लगी है या अर्गला नहीं लगी है। अगर अर्गला लगी है, आपके उस हाउस के रिजल्ट आपको मिलेंगे। नहीं लगी है तो हो सकता है उस हाउस के रिजल्ट ना मिल पाए। अर्गला में भी तीन डिफरेंट टाइप की अर्गला होती है। सुख अर्गला होती है, धन अर्गला होती है, लाभ अर्गला होती है। इसमें जो ये सुख अर्गला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो, मैं आपसे कहूँ कि आपका विवाह आपके जीवन में सुख नहीं लाता, किसी भी चीज़ को वो सुख ही नहीं देता है, तो क्या आप विवाह में जाना चाहोगे, संबंधों में जाना चाहोगे? व्यक्ति अपने सुख को, अपने कंफर्ट को, पीस ऑफ माइंड को सबसे अधिक प्रायोरिटाइज करता है। वो कहता है यार इस चीज़ के बाद कुछ ना कहीं तो वो सुख आए। और अगर वो सुख आ ही नहीं रहा है तो फिर उस चीज़ में जाने का, उसमें एंटर आउट करने का फ़ायदा क्या है। मतलब ये एक लॉजिकल थिंकिंग है जो हर व्यक्ति के माइंड में चलती है। तो अगला कॉन्सेप्ट से इसका आंसर मिलता है। अगला कॉन्सेप्ट गोज लाइक, आपका जो भी पर्टिकुलर प्लैनेट है वो एक पर्टिकुलर हाउस को सुख देना चाहता है, उसको हाउस को सुख देता है, शांति देता है, कंफर्ट देता है, उस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को कंफर्ट देता है। आप जब उस चीज़ को एक्टिवेट कर लेते हो, जैसे कि सप्तम भाव मैरिज का भाव है, सप्तमेश मैरिज का प्लैनेट है, जब आप सप्तमेश को एक्टिवेट कर लेते हो, आपका सप्तमेश एक्टिवेट हो गया। मान लीजिए आपके सप्तम भाव का अधिपति है शुक्र, शुक्र आपका एक्टिवेट हो गया, आप मैरिड हो गए, आपकी वाइफ ही तो शुक्र है, आपका हस्बैंड ही तो शुक्र है, आपका स्पाउस। जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे पूछेगा सेवंथ हाउस, अब बात करोगे सेवंथ हाउस की, वो कहेगा सेवंथ हाउस मुझे दिखाओ, तो आप अपने पति को दिखा दोगे, पत्नी को दिखा दोगे, ये रहा सेवंथ हाउस, क्योंकि यही तो आपका स्पाउस है, दिस इज योर स्पाउस। तो जब आप उसको एक्टिवेट कर लेते हो और वो किसी और चीज़ को सुख दे रहा है तो उसका सुख इनडायरेक्ट रूप से हमें मिलने लग जाता है। सलमान खान के केस में द कॉन्सेप्ट इज कि उनके सेवंथ हाउस से चार हाउस आगे भी कोई प्लैनेट नहीं, चार हाउस पीछे भी कोई प्लैनेट नहीं, तो द पर्सन इज लाइक भाई सुख नहीं किसी चीज़ में मिलेगा ही नहीं। Like the happiness will not come to any particular area, to any particular area of your life. तो उसमें आप जाओगे क्यों, उसमें एंटर क्यों करना चाहोगे? इससे मैं आपको आपके हाउसेस बता सकता हूँ जहाँ पर प्लैनेट्स बैठे हुए हों और मैरिज के बाद क्या बड़े बिग ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़े बदलाव हमारे जीवन में हो सकते हैं। तो सुख अर्गला का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका प्लैनेट जहाँ पे बैठा हुआ है वो पर्टिकुलर हाउस दूसरे किसी हाउस को सुख देना चाहता है। किसको सुख देना चाहता है? मान लीजिए आपके सेवंथ हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है फोर्थ हाउस के अंदर, ठीक है, तो फोर्थ हाउस हो गया। ये फोर्थ हाउस कहाँ से चौथा है? लगन से ही तो चौथा है ना, लगन से फोर्थ है, तो आपके शरीर को, आपके कंफर्ट को, आपकी बॉडी को वहाँ सुख प्रदान करना है। दैट इज द अप्रोच, द पार्टनर इज ट्राइंग टू डू दैट। द सेवंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस अब कहता है कि विवाह के बाद सुख आएगा। सुख किस तरह का आएगा? खाने का, पीने का, रहने का, बॉडी का, दैट पर्टिकुलर एरिया, लग्न।
तो सुख अर्गला का कॉन्सेप्ट है कि आपका प्लैनेट जहाँ पर भी बैठा हुआ है वो जहाँ से वो फोर्थ है उस पर्टिकुलर हाउस को वो सुख देने की कोशिश करता है। अब आपके लिए ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होगी, इसीलिए मैं इसको 12 हाउसेज में कवर करूँगा। आपको मतलब इस सेशन को देखने में थोड़ा सा भी अपनी तरफ से एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास आपका चार्ट होना चाहिए जो आपने शुरू में देखा है, सेकंड 7th हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है ये पता होना चाहिए, एंड रेस्ट इज अप टू अस, वो हमारे ऊपर है। तो अगर हम कहें 7th हाउस का लॉर्ड किसी को फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, मान लीजिए 7th लॉर्ड इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, तो मैरिज इज ब्रिंगिंग व्हाट, किस चीज़ का सुख लेके आ रही है? 10th हाउस का, स्टेटस का, क्योंकि 10th से चौथा है पहला भाव, तो वहां पर 10th हाउस का सुख उस पर्सन को आफ्टर मैरिज प्रदान होगा या प्राप्त होगा। अब अगर ये कोई बेनिफिक प्लैनेट है, कोई अच्छा प्लैनेट है, तो अच्छा सुख रहेगा। और वहीं अगर ये मेलेफिक प्लैनेट है तो एक दुखी ऊर्जा भी देखने को मिल सकती है 10th हाउस के अंदर। दुखी मतलब फादर से डिस्प्यूट हो गई, फादर से हम सेपरेट हो गए, फादर से हम अलग हो गए, वर्क लाइफ में स्थिरता आ गई। और अच्छा प्लैनेट है तो उसी चीज़ को अप कर देगा। तो क्या अप होगा, क्या डाउन होगा, कहाँ पर सुख आएगा? सुख का मतलब है कि बिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के आनंद आ गया। और ये भी सुख होता है कि यार आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, जैसे फादर घर से बाहर चले गए, आप भी घर के आप कंट्रोलर बन गए, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सुख टू सम पीपल। तो आपको बस ये देखना है कि उस पर्टिकुलर हाउस में कौन सा हाउस है जो सुखी होने जा रहा है, सेकंड उसमें प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है। अब यहीं पे अगर मैं कहूँ 10th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है तो स्टेटस ऊपर जाएगा, यहीं मैं कहूँ चंद्रमा बैठा हुआ है तो कंफर्ट, यहीं मैं कहूँ मंगल बैठा हुआ है तो मंगल इज योर विल पावर, योर बिजनेस स्किल्स, उनमें कुछ बेटरमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसी से एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है, वो बनता है ऐसे कि आपका सप्तम भाव का स्वामी जहाँ पे भी बैठ जाए उससे 4 हाउस आगे और 4 हाउस पीछे आपको कोई ना कोई प्लैनेट बैठा हुआ मिलेगा। अगर आप मैरिज के टुवर्ड एक सीरियस पर्सन, और अगर वहाँ कोई प्लैनेट नहीं है तो इट इज इंडिकेटिंग कि भैया ये पर्सन मैरिज को लाइक ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग इन इट, कि लाइक भाई क्या ही बदल जाएगा मेरे जीवन में। जितने प्लैनेट वहाँ बढ़ रहे हैं उतना ही आप उस चीज़ में और गहरा जाना चाहते हो, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके स्पाउस के सीधे कंट्रोल में है। लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट इज इन कंट्रोल ऑफ योर पार्टनर, इज इन कंट्रोल ऑफ योर स्पाउस। इस वजह से ही तो आप उसमें जाना चाहते हो ना कि यार ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाए। तो अब हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके स्पाउस ने कंट्रोल में ले रखी है, कौन कौन सी वो एरियाज हैं जिनको आपका स्पाउस कंट्रोल करेगा, जिसमें एकदम से स्पार्क हमें देखने को मिलेगा आफ्टर द मैरिज, आफ्टर द रिलेशंस। एकदम से रिलेशंस के बाद, मैरिज के बाद वहाँ कोई स्पार्क उठता है। जितने वहाँ पे प्लैनेट अधिक हैं उतनी ही अधिक इंटेंसिटी या एक इंटरेस्ट है विवाह के अंदर जाने का, क्योंकि पर्सन वांट टू एक्सप्लोर कि भैया नई नई चीज़ें मुझे मिले, मैं बहुत चीज़ों को प्राप्त कर पाऊँ, नई नई चीज़ें देख पाऊँ। इसको हम देखेंगे। तो 7th हाउस लॉर्ड इज इन फर्स्ट हाउस, सेम अप्रोच, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। अब फर्स्ट हाउस कहाँ से फोर्थ पड़ता है? 10th हाउस से। तो इट मीन्स कि आपका स्पाउस, आपकी मैरिज, आपका रिलेशन आपके 10th हाउस को सबसे पहले स्पार्क देता। 10th हाउस किस किस चीज़ का है? 10th हाउस आपके वर्क का भी है, आपके आजीविका का है, काम का है। तो हो सकता है जस्ट आफ्टर मैरिज आपको सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी वर्क लाइफ में दिखाई दे। आपके और आपके फादर के डायनेमिक्स को 10th हाउस कंट्रोल करता है, उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देंगे। इसी के साथ 10th हाउस कंट्रोल करता है आपकी स्टेटस को, कि मैरिज क्या हुई, मेरा तो स्टेटस ही ट्रांसफॉर्म हो गया। आपके अगर वो प्लैनेट अच्छा है, 7th हाउस का लॉर्ड इज वीनस, जुपिटर, मून, लाइक बेनिफिक, तो इन एरियाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएंगी और शांति आएगी, कंफर्ट आएगा। और वहीं अगर वो प्लैनेट थोड़ा सा मैलेफिक है, जैसे सैटर्न इज योर 7th हाउस लॉर्ड, तो आपकी वर्क लाइफ अच्छी तो होगी बट उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड ऑन कर देगा। तो वाइफ के आने के बाद, स्पाउस के आने के बाद इस लाइक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। सोशल स्टेटस ग्रो करता है, लेकिन अब ऐसा हो जाता है कि आप सामान खरीदने जाते हो बाहर, तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जीवन में। अब ये कंफर्म पॉइंट है कि आपके 10th हाउस या 4th हाउस में कोई प्लैनेट होना चाहिए अगर आप मैरिज की तरफ रियली इंटरेस्टेड हो। अब आप कहोगे कि 10th हाउस में मेरा कोई प्लैनेट है, तो इस प्लैनेट का भी एक्टिवेशन आफ्टर मैरिज आपको बहुत स्ट्रांग रूप से होता हुआ देखने को मिलेगा। तो पीपल आस्क कि भाई क्या बदलेगा? वह ये बदलेगा, ये प्लैनेट आपको सबसे स्ट्रांगली आफ्टर मैरिज फील होगा। अब अगर यहाँ पर 10th में बुध है तो हो सकता है बिजनेस कर लो, 10th में आपका मून है तो हो सकता है आप इमोशनल कोई वर्क कर लो, कोई हीलिंग के काम कर लो, एस्ट्रोलॉजी का काम कर लो। दैट डिपेंड्स और दैट चेंजेस पर्सन टू पर्सन, बट नाउ वी आर श्योर दैट 10th हाउस विल बी द एक्टिव हाउस आफ्टर द मैरिज। इसमें सुख आने वाला है या इसमें दुख आने वाला है, डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट कि वो प्लैनेट किस तरह का है। सबसे पहला स्पार्क आपको यहीं फील होगा, और इस हाउस में आपको कोई प्लैनेट देखने को मिलना चाहिए इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन मैरिज थिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। और अगर आपके 10th हाउस में एक से अधिक प्लैनेट है या चौथे भाव में एक से अधिक प्लैनेट है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आफ्टर मैरिज आपके जीवन में बहुत चीज़ों का, नई नई चीज़ों का एक्टिवेशन होगा। यू विल गेट न्यू न्यू थिंग्स,
न्यू न्यू एक्टिवेशंस, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे आफ्टर मैरिज रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक प्लानट कि वो प्लानट कैसा है, वो प्लानट कौन सा है। सूर्य है तो सूर्य जैसा, बुध है तो बुध जैसा, चंद्रमा है तो चंद्रमा जैसा, डिपेंड ऑन द प्लानट एज वेल। अगर हम कहें सेवंथ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस, वेल सेकंड हाउस में आपका सेवंथ हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, ठीक है। आपको मैरिज के बाद या रिलेशंस के बाद द सुख गोज टू योर 11th हाउस। 11th हाउस को सुख या कंफर्ट फील होता है। अब 11th हाउस किस किस चीज़ का है, सोशल मीडिया का है, नेटवर्किंग का है। तो मैरिज क्या हुई या रिलेशंस क्या बने, हमारा सोशल मीडिया ही रेवोल्यूशनाइज हो गया। एक तरह की रेवोल्यूशन आ गया, एक तरह की क्रांति आ गई, एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया उस एरिया में। बैंक बैलेंस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं दिया। 11th हाउस आपके स्टेटस को, आपके डिजायर्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो पर्सन इज इंटरेस्टेड इन मैरिज ओनली टू कंप्लीट दैट 11th हाउस डिजायर्स। चाहे वो मैरिज की हो, रिलेशंस की हो, प्रोफेशंस की हो, वर्क की हो, करियर की हो, ऑफिस की हो, किसी भी तरह की। यार ये एक पर्टिकुलर डिजायर है, इसको कंप्लीट करने के लिए मैं इस चीज़ के अंदर इंक्लूड करना चाहता हूँ। कोई पूछे कि क्या बदलेगा, तो 11th हाउस मेरा एक्टिवेशन में आ जाएगा। आपको ये सजेस्ट करना चाहिए उस व्यक्ति को कि भैया ये चीज़ जो है वो चेंज होगी, इस चीज़ में परिवर्तन आएगा। 11th हाउस से फ्रेंड सर्कल आता है तो वहाँ से कोई नया सुख आ सकता है। और आपको देखना चाहिए प्लैनेट कैसा है। जैसे कि 7th हाउस का लॉर्ड आपका जुपिटर है, वीनस है, मून है, तो 11th हाउस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। मतलब आपको अपना अननेसेसरी और अब कहीं से भी ऑल ऑफ अ सडन कोई गेन प्राप्त हो गया, कोई लाभ हो गया। और वहीं अगर ये मैलेफिक प्लैनेट है तो आप ये मानिएगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सुख लाएगा। सुख तो आएगा बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार आपको काम भी करना पड़ा, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ी। आपके स्पाउस के कंट्रोल में है आपका 11th हाउस, दैट पर्टिकुलर हाउस इज इन कंट्रोल। तो हो सकता है आप मैरिज से पहले इज लाइक जंप मेरी 1 2 3 इस तरह की है, लेकिन आफ्टर द मैरिज जंप बहुत स्ट्रांग हो गई, एकदम से बहुत ऊंची हो गई। फिर कई लोगों के लिए दिक्कत क्यों आती है, दिक्कत का भी रीज़न हो सकता है जैसे सैटर्न इज द प्लैनेट, थोड़ा मतलब स्ट्रेस इतनी आती है कि यार हाँ ठीक है, स्ट्रेस एंजाइटी भी बहुत बढ़ गई। एंड द सेकंड थिंग, आपके चार्ट में 11th हाउस या 5th हाउस में प्लैनेट भी होना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि आपके चार्ट में 11th या 5th में कोई प्लैनेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर प्लैनेट नहीं है तो हो सकता है हमारा इंटरेस्ट या मैरिज की टूवर्ड जाने की वो इच्छा, इंटेंसिटी, वो थोड़ी सी एक लोअर स्केल की हो। इन केस मैनी केसेस, जनरल केसेस 11th या 5th में कोई प्लैनेट मिलेगा। अब अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट है, जैसे 11th में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, लेट्स से मून, तो मून इज लाइक, मून भी एक्टिवेशन में आ गया आफ्टर मैरिज। बुध बैठा है तो बुध भी एक्टिवेशन के अंदर आ गया। डिपेंड ऑन द प्लैनेट एज वेल, प्लैनेट पे भी कुछ डिपेंड करता है। इसी के साथ डिपेंड करता है कितने प्लैनेट वहाँ है। जितने ज़्यादा प्लैनेट्स उन हाउसेस में हैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन उन प्लैनेट्स का आपको आफ्टर द मैरिज देखने को मिलेगा। तो जस्ट कीप इन माइंड कि आफ्टर द मैरिज सुख कहाँ आता है, 11th हाउस के अंदर सुख आता है। सबसे पहले ये हाउस एक्टिवेशन के अंदर जाता है, इससे रिलेटेड इवेंट बाहर निकलने लगता है। ये हाउस हम ज़्यादा अच्छा मैनेज कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड द सुख अर्गला, दैट इज द सेकंड अर्गला, सुख अर्गला। 7th हाउस लॉर्ड इन 3rd हाउस, तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अब पता यू विल टेक इट लाइक 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज एंड ऑल, ठीक है। स्पाउस मिलेगा 9वें भाव से। अलग अलग टेक्निक्स हैं अलग अलग चीज़ों को जानने की। बात यह है कि आफ्टर द मैरिज व्हाट चेंजेस, पार्टनर आपके जीवन में क्या लाता है, सुख लाता है, दुख लाता है, किस चीज़ को एक्टिवेशन में डालता है। योर पार्टनर विल एक्टिवेट योर 12th हाउस फॉर श्योर। आपके 12th हाउस में या 6th हाउस में कोई प्लैनेट होगा, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। कुछ ना कोई ना प्लैनेट वहाँ 12th हाउस या 6th हाउस में होना चाहिए। सेकंड, मैरिज के बाद या रिलेशन के बाद 12th हाउस गोज इन द एक्टिवेशन। नाउ 12th हाउस इज व्हाट, 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस। कोई ट्रैवल हो गई, कोई फॉरेन ट्रैवल हो गई, कोई अच्छा एक्सपेंडिचर आपने कर दिया, कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस रहे जिसका अच्छा आउटकम आया, अच्छा रिवॉर्ड आपको मिला, दैट इज व्हाट 12th हाउस इज। फिजिकल संबंध ये 12th हाउस से आते हैं। इसी के साथ साथ मोक्ष, लिबरेशन की बात करता है। जैसे किसी प्रॉब्लम में से थे, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। अब कई लोग कहेंगे हमारा 7th लॉर्ड 3rd में और हम प्रॉब्लम के अंदर आ गए, ठीक है। इसका भी आंसर है। इसका आंसर ऐसे है कि आपका 7th हाउस लॉर्ड बेनिफिक है या मेलेफिक है। क्या वो ऐसा प्लैनेट है जैसे वीनस है, मून है, जुपिटर है, तो इट विल बी बेनिफिक टू द 12th हाउस। और अगर वो मेलेफिक है जैसे सैटर्न है, मंगल है, या फिर वो राहु केतु के साथ है, थोड़ा ट्रबल्ड है, तो वहीं आपके 12वें भाव को भी वो ट्रबल्ड करेगा। वहाँ पर भी वो दुख देगा, परेशानी देगा, पीड़ा देगा। 12th हाउस मुक्ति का है तो आपको बंधनों में भी डाल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं डालेगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये हाउस चेंज होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, इसमें बदलाव, इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई देता है। दैट इज द 12th हाउस ऑफ योर चार्ट, दैट इज द की। यहाँ से कुछ होता है। इन द थर्ड, व्हाट वी कैन से अबाउट यू से दिस स्ट्रॉन्ग प्लैनेटरी अलाइनमेंट, जैसे कि 12th हाउस में उसने अपना इम्पैक्ट या प्रभाव जनरेट करके दिखा दिया। और क्या माना जा सकता है इस अलाइनमेंट से,
मेरा मानना ऐसा है कि आपके 12वें या छठे भाव में कोई प्लैनेट होना चाहिए। अब लेट्स से कोई मुझसे कहता है मेरे 12वें भाव में मंगल है और मैं मंगल को फील नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई विल से भाई आप मैरिज के बाद इसको फील कर पाएंगे। यही आपका भाग्य का प्लैनेट है, 9th लॉर्ड भाग्य 12वें भाव में बैठा हुआ है, विवाह के बाद भाग्य उदय हो सकता है। इसी पर्सन का 10th लॉर्ड 12th हाउस में है, तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट भी एक्टिवेट होगा आफ्टर द मैरिज रिलेशंस। उसमें भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे, उसमें भी आपको बदलाव दिखाई देंगे, परिवर्तन आते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम कहें 12th लॉर्ड सिटिंग इन द 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 4th हाउस, 4th हाउस मतलब सुख स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है। कोई भी प्लैनेट सुख स्थान में बहुत अच्छा लगता है ना। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न है सुख स्थान में 4th हाउस में बैठ के वो एक सुख अर्गला लगाता है। प्लैनेट कहता है मैं जहाँ से चौथा हूँ ना वहाँ पे मैं सुख दूंगा। 4th हाउस कहाँ से 4th है? लगन से। लगन क्या है? आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फ्री विल। तो आपका पर्सन आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी, आपके एटीट्यूड, बिहेवियर आपको सुख देने की कोशिश करना चाहता है। मैरिज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपके जीवन में दिखाई देगा। आपकी पर्सनैलिटी बदल गई, बहुत ग्रूम रहने लगे, बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपने देख ली है कि हाँ मैरिज के बाद, नॉट ओनली ऑल्सो रिलेशन। 7th लॉर्ड इज फॉर द मैरिज मोड। तो मैरिज के बाद इज लाइक दैट स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन मेरी पर्सनैलिटी में आया, मेरे एटीट्यूड में आया, मेरे बिहेवियर में आया, मेरे टॉकिंग स्टाइल में आया, मेरी ग्रूमिंग स्टाइल के अंदर आया। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। तभी तो कोई व्यक्ति जाना चाहता है ना मैरिज में, आपके स्पाउस ने आपकी फ्री विल को कंट्रोल में ले रखा है। आप फील करेंगे कि मैरिज के बाद शायद मैं ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन पाया या इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाया। अब कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है 7th लॉर्ड इन 4th और मुझे दुख आया है आफ्टर मैरिज। तो मैं क्लियरफाई करना चाहूँगा कि आपके फर्स्ट 7th का लॉर्ड वीनस जुपिटर मून एक बेनिफिक प्लैनेटों के साथ हो तो बिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के सुख आता है। और मैलेफिक प्लैनेट जैसे सैटर्न, मंगल या फिर उनके साथ राहु, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो प्लैनेट 7th लॉर्ड, तो वो दुख भी ला सकता है। इट कैन ब्रिंग ट्रबल्स एज वेल, कैन ब्रिंग चैलेंजेस एज वेल। क्योंकि लगन मतलब दो वे से एक व्यक्ति ग्रो करता है। एक तो बिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप आराम से जिम जा रहे हो, ठीक है, आप ग्रो कर रहे हो। और दूसरा, आप परेशान हो, आप स्ट्रगल में हो, भाग दौड़ कर रहे हो, रोड पे डोल रहे हो, लेकिन उससे भी आप ग्रो तो कर रहे हो। किसी न किसी वजह से आपकी पर्सनालिटी मैच्योर अप हो रही है। तो आपके पार्टनर का पूरा कंट्रोल है आपकी लगन पे, आपकी मैच्योर होने पे, आपके बिहेवियर पे। और इसी के साथ साथ मेरा मानना यह है कि यहाँ पर द 7th लॉर्ड इन द 4th हाउस इज इंडिकेटिंग कि आपकी लगन में या 7th हाउस में कोई प्लैनेट होना चाहिए। इट इज इंडिकेटिंग वो प्लैनेट भी एक्टिवेट होगा आफ्टर मैरिज। और अगर वहाँ कोई प्लैनेट नहीं है तो वहाँ पर कोई कंजंक्शन होगा, जैसे एक से अधिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, 3 प्लैनेट है, 2 प्लैनेट है, कोई एस्पेक्ट है, कोई ना कोई वे से प्लैनेट 1st हाउस और 7th हाउस से कनेक्ट करेंगे। बस एवरी प्लैनेट वांट्स कि वो मैरिज के बाद उसमें भी कुछ एक्टिवेशन हो। कई लोग मुझसे पूछते हैं मेरा सूर्य 1st हाउस में है, दिस अलाइनमेंट, मेरा सूर्य कब मैच्योर होगा? हम लाइक भाई मैरिज के बाद आपका सूर्य ही मुझे मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पावरफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम से वो रोल में आता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम से आप रोल में आ गए, आपका वो स्टेटस एकदम से ग्रो कर गया। क्योंकि सूर्य स्टेटस का कारक है। सूर्य लाइक भाई मैं आपके स्टेटस को ऊपर ले जाऊंगा, क्योंकि आपने मैरिज के बाद मुझे सुख दे दिया, मुझे कंफर्ट दे दिया, आपने प्लैनेट को कंफर्ट प्रोवाइड कर दिया। टेक इट लाइक दिस। 7th लॉर्ड इन द 5th हाउस, 7th लॉर्ड, ओके, 7th लॉर्ड इन 5th हाउस। वेल द क्वेश्चन इज कि भाई मैरिज के बाद क्या ट्रांसफॉर्म होगा, कौन सा हाउस एक्टिवेशन के अंदर जाएगा, किस हाउस में सबसे स्ट्रांग मुझे एनर्जी इन्फ्लुएंस फील होगा, और कौन सा वो प्लैनेट है जो मैच्योर अप हो जाएगा जस्ट आफ्टर द मैरिज। द कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम द अर्गला, दैट कोई भी प्लैनेट एक अर्गला लगाता है, सुख अर्गला। आपका 7th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, उसने 2nd हाउस के ऊपर सुख अर्गला अपनी लगा रखी है। 2nd हाउस से क्या क्या इवेंट हम देखते हैं? 2nd हाउस से फैमिली, 2nd हाउस से स्टेटस, 2nd हाउस से फैमिली ग्रोथ, और इसी के साथ साथ द लाइनेज, मतलब कितने फैमिली जनरेशन एंड ऑल, ये सब 2nd हाउस से देखा जाता है। इसी के साथ साथ वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, वर्क लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हो कि मतलब ग्रो करने के लिए 2nd हाउस इज रियली इंपॉर्टेंट। इन एरियाज के ऊपर आपके स्पाउस का सीधा कंट्रोल है। द मैरिज और द रिलेशन थिंग इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग दैट 2nd पर्टिकुलर हाउस ऑफ योर चार्ट। अब इस पर्टिकुलर हाउस में ये भी देखिएगा कमाल का पॉइंट कि 2nd हाउस या 8th हाउस में कोई प्लैनेट भी हो सकता है आपके चार्ट के अंदर। जब चार्ट में कोई प्लैनेट नहीं है तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आते हैं। यहाँ पर पर्सन फील करता है कि भाई शायद कुछ ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं रहा, शायद विवाह मेरे जीवन में कुछ लेके ही नहीं आ रहा, कोई पर्टिकुलर सुख मुझे प्राप्त हो ही नहीं रहा, तो क्यों ही उस चीज़ के अंदर आगे जाना। तो जितना हम सीरियस संबंधों की बात करते हैं ना, वहाँ पर 2nd हाउस या 8th हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट होने चाहिए। सेकंड थिंग, मैरिज के बाद 2nd हाउस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होता है, तो 2nd हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन कैन हेल्प यू विद यू से मोर बेटर कनेक्शंस, मोर बेटर रिलेशंस, एंड इट कैन हेल्प इन द सस्टेनेबिलिटी।
लाइक द फैमिली को ग्रोथ एंड ऑल प्रोवाइड करने में काफ़ी मदद हो सकती है, फैमिली की सोसाइटी में स्टेटस को ग्रो करने के लिए द पर्सन इज एंडिंग और गोइंग फॉर द मैरिज थिंग एंड ऑल, ये पॉसिबल हो सकता है। सेवंथ लॉर्ड को फिफ्थ हाउस में देख के जनरली लोग प्रेम संबंधों को प्रिडिक्ट कर देते हैं, और वेल होता भी है। सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस इज काइंड ऑफ इंडिकेटिंग द प्रेम संबंध, लेकिन बहुत केसेस में नहीं भी होता है। लाइक यू कैन नेम इट अ जनरल पॉइंट और जनरल प्रिंसिपल, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली गिविंग द सपोर्ट टू योर सेकेंड हाउस। तो फैमिली का जैसे स्टेटस ग्रो नहीं हो रहा, लाइक नथिंग इज पॉसिबल, फैमिली साइड से कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा, दैन पॉसिबली इट इज़ डूइंग कि लाइक द पर्सन इज सेल्फ ही रिलेशंस एंड ऑल संबंधों में जा रहा है। इन डायरेक्टली सेकंड सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस इज इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं द पर्सन इज ट्राइंग टू हेल्प द फैमिली और द स्टेटस ऑफ द फैमिली, और द आफ्टर द मैरिज सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमें कैश में, मतलब फैमिली इनकम एंड ऑल में फील हो सकता है। अब सेकंड हाउस में मान लो कोई प्लैनेट बैठा है तो वो भी मैच्योर आफ्टर द मैरिज होगा। कोई पर्सन पूछे कि लाइक मैरिज के बाद सबसे बड़ा क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लाइक सेकंड हाउस आपका बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब इसमें कोई प्लैनेट बैठा है तो वो भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेट्स से यहाँ पर बुध बैठा हुआ है, बिजनेस शुरू हो सकता है। यहाँ पर मून बैठा हुआ है, कंफर्ट आ सकता है एकदम से। सूर्य बैठा हुआ है, आपका स्टेटस ग्रो हो सकता है। आपका पर्सन डायरेक्टली कंट्रोल करता है आपके सेकंड हाउस को। आप ये समझिएगा कि मैरिज और आपके पर्सन के कंट्रोल में है आपका सेकंड हाउस, कि आपके सोशल स्टेटस को मैरिज और स्पाउस कंट्रोल करता है। कई लोग केसेस में पॉजिटिव होगा, जैसे वीनस, मून, जुपिटर ऐसे प्लैनेट आपके सेवंथ लॉर्ड बन गए तो आपका स्पाउस सीधा आपके मैरिज, आपके कंफर्ट को ऊपर ले जाएगा। और वहीं अगर एक नेगेटिव प्लैनेट मंगल, शनि ऐसे प्लैनेट यहाँ आ गए तो कहीं ना कहीं स्पाउस वी कैन से कि कुछ डिस्टर्बेंस भी दे सकता है टू द स्टेटस, सोशल स्टेटस, फैमिली स्टेटस, उसमें कुछ समस्याएं भी ला सकता है विवाह। इसको भी हमें देख के चलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सुख के साथ साथ सुख ऐसे भी आता है इनडायरेक्ट तरीके से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ गया, कि आपके ऊपर अननेसेसरी किसी और चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। आफ्टर मैरिज आपको एक अलग घर खरीदना पड़ गया, दैट इज सेकेंड हाउस। इनकम में कुछ हुआ, परिवार में कुछ हुआ, सोशल स्टेटस बढ़ा, लेकिन लाइक इन अ डिस्प्यूटेड वे, कि पार्टनर इज लाइक डिस्प्यूटेड वे से उसने इस चीज़ को बढ़ा दिया। तो दोनों तरफ से दैट इज पॉसिबल, बट इट इज़ मोर फ्रॉम द सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस इनडायरेक्टली आपके सेकंड हाउस को चैनलाइज कर सकता है। सेकंड हाउस या एट्थ हाउस में आपके चार्ट के अंदर कोई प्लैनेट हो सकता है। जितने ज़्यादा प्लैनेट सेकंड हाउस के अंदर होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आपके स्पाउस का कई चीज़ों के ऊपर होगा, कई फैक्टर्स पे, लाइक आपके कई चीज़ों को कंट्रोल करने वाला। आपकी कई चीज़ें ज़्यादा मैच्योर अप हो जाएंगे जस्ट आफ्टर द मैरिज थिंग, इट हैपन्स एंड बूम, बहुत चीज़ें एकदम से मैच्योर आउट हो जाती हैं, बहुत चीज़ें हमें नहीं प्राप्त हो जाती हैं। दैट वी कैन से, ये कहा जा सकता है। अनदर सेवंथ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, सेवंथ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस इज़ नॉट अ हैप्पी कॉम्बिनेशन। जनरली लोग इसे थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से देखते हैं। आपने बहुत सेशंस में सुना होगा सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस इज लाइक डिस्प्यूट, फाइट एंड लाइक सेपरेशन, लीगल केसेस एंड ऑल, और लोग डरे भी रहते हैं। सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस काफ़ी केसेस में आपने देखा होगा कि लाइक मैरिज सस्टेन भी कर जाती है। जब हम एग्जाम्पल चार्ट देखते हैं तो उनमें रिलेशन या संबंध सस्टेन आउट कर जाते हैं। फिर इसमें सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस है तो इसे नेगेटिव क्यों कहा जाता है? जनरली कॉज स्पाउस को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है बचपन से, तो उसकी थोड़ी सी पर्सनालिटी ट्रॉमेटाइज्ड है, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन इस सेशन में हम बात कर रहे हैं कि भाई मैरिज और रिलेशन संबंधों के बाद हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है, क्या ट्रांसफॉर्म होता है, क्या बदलता है। सेवंथ लॉर्ड बैठा हुआ है सिक्स्थ हाउस में, इसने सुख दिया है आपके तीसरे भाव को, थर्ड हाउस को इसने सुख प्रदान दिया है, कंफर्ट दिया है। थर्ड हाउस से क्या क्या चीज़ें आती हैं? थर्ड हाउस से वी सी थर्ड हाउस से विल पावर, थर्ड हाउस से बिजनेस स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, थर्ड हाउस से आपकी विल पावर कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ये सब थर्ड हाउस से आती है। आपके स्पाउस के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कंट्रोल में आपका थर्ड हाउस। अगर आपका सेवंथ हाउस लॉर्ड बेनिफिक है, जैसे वीनस है, मून है, जुपिटर, मतलब कुछ एक अच्छा प्लैनेट है, अच्छे कॉम्बिनेशंस में है, तो आपकी मैरिज के बाद हो सकता है बिजनेस शुरू हो गया, हो सकता है आपकी विल पावर और बढ़ गई, हो सकता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग आपने शुरू कर दी, हो सकता है कि थर्ड हाउस ग्रो कर गया, थर्ड हाउस के ग्रोथ से आपको कोई नया वर्क की तरफ आपकी अप्रोच हो गई कि यार यही नहीं, मुझे कुछ और नया काम भी करना है। और अगर यही कॉम्प्लिकेटेड हुआ, जैसे ये शनि हुआ, मंगल हुआ, विद केतु हुआ, जुपिटर हुआ, तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को ये ख़त्म कर देगा। आप हो सकता है कि फिर डिसीजन मेकिंग ना कर पाएँ, मतलब जो मैं डिसीजन पहले फ्रीली ले पाता था वो नहीं ले पाता हूँ अब, ये भी यहाँ फील हो सकता है। तो दोनों डबल एज सॉर्ड है ये, मतलब दो धारी तलवार है यहाँ पर। ये आपके चार्ट में थर्ड हाउस में और नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेटरी अलाइनमेंट भी हो सकता है, लाइक कोई प्लैनेट वहाँ बैठे हुए हैं या कंजंक्शंस वहाँ लगे हुए हैं, एक से अधिक प्लैनेट वहाँ पर हैं। जितने प्लैनेटों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है उतना ही हम एक स्टेबल संबंध देख सकते हैं या उतना ही अच्छा आउटकम देख सकते हैं। यार बहुत सारी चीज़ों में हमें कुछ नयापन मिलेगा आफ्टर द संबंध, बहुत सारी नई नई चीज़ें प्राप्त होंगी।
जो प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ है, जैसे थर्ड हाउस में बुध बैठा हुआ है, तो हो सकता है आपका बुध भी मैच्योर कर गया, आप बिजनेस में भी चले गए। हो सकता है थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, आप एकदम से इंटेलेक्चुअल पर्सन बन गए आफ्टर द मैरिज। ये है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपके स्पाउस के कंट्रोल में है। थर्ड हाउस इज इन कंट्रोल ऑफ योर स्पाउस, उसके ऊपर कंट्रोल है। अच्छा अगर प्लैनेट है सेवंथ का लॉर्ड तो एक अच्छी अर्गला लगाएगा, एक अच्छा कंफर्ट देगा। और अगर एक मैलेफिक प्लैनेट है तो एक बेकार अर्गला लगाएगा, एक दुख भरा दास्तान उसे बना देगा। इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान रख के आगे चलना है। एंड आई विल से थर्ड हाउस पे अपनी फिंगर्स को डाल के रखिए, क्योंकि यहीं पे आपके स्पाउस का सुख है, यहीं से वो सुख जनरेट करता है। अच्छा हुआ तो हो सकता है आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके आपने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए, लाइक वो विल पावर आ गई। और बुरा हुआ तो यू कैन अंडरस्टैंड, डिस्टर्ब भी कर सकता है। सेवंथ लॉर्ड इन द सेवंथ हाउस को भी बहुत स्पेशल माना जाता है। वेल, इसकी स्पेशल होने के पीछे का रीज़न है, सप्तम भाव का अधिपति कहता है मैं सेवंथ हाउस में बैठा हुआ हूँ, अर्गला लगाऊंगा, चौथे भाव पे अर्गला लगाऊंगा। फोर्थ हाउस क्या है? आपका सुख है, आपका कंफर्ट है, आपके एसेट्स हैं, आपके मान सकते हैं पीस ऑफ माइंड है। वो कंफर्ट पोजीशन आपको फोर्थ हाउस से मिलती है। आपके स्पाउस के सीधे कंट्रोल में है आपका फोर्थ हाउस। आपका कंफर्ट, आपका स्टेटस, आपके एसेट्स, आपका घर परिवार, सब कुछ उसके कंट्रोल में। इसीलिए कई केसेस में आजकल सेवंथ को सेवंथ में देख के थोड़ा सा लोग डरते भी हैं, क्योंकि आपका स्पाउस इज लाइक आपके जीवन का, आपके कंफर्ट का ऑन ऑफ बटन है उसके हाथ में। चाहे तो आपको कंफर्ट फील करा दे और चाहे तो आपको डिस्टर्ब फील करा दे। दैट इज इन द हैंड ऑफ योर स्पाउस और द पार्टनर। जनरली आपको मैरिज या संबंधों में जाके कुछ लगेगा भी ऐसा कि यार हाँ, एकदम से ही तो वो कंफर्ट फील हो जाता है और एकदम से ही वो डिस्ट्रेस या स्ट्रेस या एंजाइटी भी फील हो जाती है। तो उसके पीछे का डिफरेंस यहाँ से आता है। दैट इज वॉट योर पार्टनर इज डूइंग इन द बर्थ चार्ट, सिटिंग इन द सेवंथ हाउस। तो क्या कर रहा है अब आपको आई थिंक समझ आया होगा। दैट इज कंट्रोलिंग योर कंफर्ट, कंट्रोलिंग योर कम्फी वाइब्स, उसी के कंट्रोल में, उसी के प्रभाव में दिखाई देते हैं। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फोर्थ हाउस एसेट्स एंड ऑल आते हैं। तो मेरा मानना है आफ्टर द मैरिज सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन फोर्थ हाउस में दिखाई देगा। योर डायनेमिक्स विद योर मदर गोइंग टू चेंज आफ्टर द मैरिज। योर हाउस होम प्रॉपर्टी, द एसेट साइज, लाइक यहाँ पर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर ये प्लैनेट बहुत अच्छा है, लाइक यू से वीनस मून जुपिटर, तो ये बहुत अच्छा, मतलब तो आप सुख मानिए कि भाई अच्छा खासा सुख ला सकता है। और अगर ये प्लैनेट रिफ्लेक्टेड हो गया, जैसे वीनस है बट विद राहु है, शनि है विद राहु है, जुपिटर है विद राहु है, मतलब थोड़ा सा भी इसमें एफ्लिक्शन आया तो आपके कंफर्ट को आपका स्पाउस बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे स्पाउस पे आपके इतने इमोशंस आ गए, द पर्सन इज हैविंग हेल्थ इश्यूज, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, द पर्सन इज अंडर द इश्यूज इटसेल्फ। तो you should understand कि fourth house is going to transform or going to change after this marriage dimension or the marriage thing। बहुत पॉसिबल है कि आपके फोर्थ हाउस या 10th हाउस में आपको कोई प्लानिटरी अलाइनमेंट मिल जाए, कोई प्लानट वहाँ बैठा हुआ मिल जाए, और अगर है तो वो बताइएगा, क्योंकि उस प्लानट पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव आफ्टर द मैरिज आएगा। उसका भी एक्टिवेशन आफ्टर द मैरिज होता हुआ आपको दिखाई देगा। लोग पूछते हैं जाएं क्यों, जो जाते हैं उनका वो प्लानट थोड़ा बहुत कर जाता है। और जनरल केसेस में, मतलब यहाँ पर आपको जनरली आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर केसेस में 4 और 10 में प्लानट नहीं है। तो एक ऐसी अप्रोच है मैरिज के टुवर्ड कि भाई यहाँ बहुत कुछ मुझे मिलता ही नहीं है, तो पर्सन ने शुरू में ही मान लिया कि जो करना है अपने दम पे करना है, शायद स्पाउस कुछ लाता ही नहीं है मेरे जीवन में। तो लेट अस नो सेवंथ लॉर्ड इन द 8th हाउस। नाउ यू विल से मैरिज विल ट्रांसफॉर्म यू, आई विल से यस इट विल ट्रांसफॉर्म यू, 8th हाउस द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बट ट्रांसफॉर्म विच एरिया, आपका स्पाउस कौन से एरिया को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर हमें आंसर मिलता है कि सेवंथ का लॉर्ड 8th में है, स्पाउस आपका आपके 5th हाउस को कंट्रोल में लेके बैठा हुआ है, क्योंकि पंचम से वो चौथा है। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, इसको कहते हैं सुख अर्गला। आपके स्पाउस ने पंचम भाव को सुख दे दिया। मैरिज के बाद 5th हाउस को सबसे अधिक सुख मिलेगा। मैरिज के बाद 5th हाउस की ज़्यादातर बात होती नहीं है, क्योंकि वो रिलेशंस का, इमोशंस का, क्रिएटिविटी का हाउस है। हाँ, कोई सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग या टैलेंट रिलेटेड काम करना है बहुत अच्छा है, कोई ट्रेडिंग एंड ऑल करना है बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा करना है जैसे कि भाई हमको तो अपना कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस करना है, वर्क करना है, बहुत अच्छा आफ्टर मैरिज हो जाएगा। और एजुकेशन एंड ऑल में कुछ करना है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा है, पॉसिबल है। वहाँ पर भी कोई रिसर्च करने वाला पर्सन है, इज़ लाइक मैं रिसर्च कर रहा हूँ साहब, मैं तो प्रोफेसर हूँ, बहुत अच्छा है आपके लिए भी। लेकिन आप कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा सा फ्लर्टी है बाय नेचर, भाई आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका स्पाउस पंचम भाव को सुख दे रहा है। हो सकता है आप संबंधों में चले जाओ और वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। आपका 5th हाउस आपको बहुत अधिक मैच्योर होता हुआ आपकी मैरिज के बाद दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर उस पर सुख अर्गला लगी हुई है। दैट इज अ सुख अर्गला। गूगल अबाउट इट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट सुख अर्गला इज। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इससे ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि इस हाउस का सुख हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इस हाउस का सुख किसके कंट्रोल में है। आपके पंचम भाव का सुख ही आपके स्पाउस के कंट्रोल में। आप पंचम भाव से जो जो चीज़ें आती हैं उस पर तो उसका दबाव रहेगा, दखलंदाजी रहेगी।
अब अगर ये प्लैनेट अच्छा है, जैसे वीनस है, जुपिटर है, मून है, या विद अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो अच्छा प्रभाव होगा। और वहीं बेकार है, जैसे वीनस इज विद राहु, 7th लॉर्ड वीनस है मेरा साहब और केतु के साथ है, तो आप मान सकते हैं कि पंचम भाव को थोड़ा पीड़ित भी कर सकता है। बट उसका मेन इन्फ्लुएंस आपके 5th हाउस पे आता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह एक धन अर्गला भी होती है कि आफ्टर द मैरिज इस धन बढ़ेगा या घटेगा, वी विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। लाभ अर्गला, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आप बस कनेक्टेड रहिए। एंड अनदर थिंग आई वांट टू से हियर इज, आपके पंचम भाव या 11th हाउस में कोई प्लैनेट आ गया है तो मेंशन करिए कमेंट में, क्योंकि मेरा मानना है प्लैनेट होने चाहिए। आप एक सीरियस पर्सन है फॉर मैरिज, जो लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, तो पंचम भाव में कोई प्लैनेट होना चाहिए, 11th में कोई प्लैनेट होना चाहिए। दैट इज प्रूविंग द सीरियसनेस कि भाई कितने हम सीरियस हैं। तो सलमान खान के चार्ट में कोई भी प्लैनेट नहीं है, ना 4 हाउस पीछे ना आगे। इज लाइक हम लाइक मैरिज कुछ लाएगी ही नहीं। हमारे अगर ऐसा है कि पंचम या 11th में है, तो फिर हमारी भी अंडरस्टैंडिंग या ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यार हाँ, संबंधों से शायद कुछ नहीं मिलेगा, आई हैव टू बिल्ड थिंग्स ऑन माई ओन। और जितने ज़्यादा प्लैनेट वहाँ पर हैं, उतना ज़्यादा पर्सन इंटरेस्टेड रहेगा संबंध में जाने के लिए, क्योंकि आपका संबंध सीधे सीधे वो ऊर्जा आपके जीवन में लेके आता है। कोई पर्सन आपकी क्रिएटिविटी, टैलेंट, स्टेटस, एजुकेशन, इनको पिन पॉइंट करेगा, चुभाएगा, इनमें थोड़ा सा दखल देगा, आप मैरिज के बारे में सबसे पहले सोचेंगे। क्योंकि आपके स्पाउस के कंट्रोल में है वो हाउस, आपके कंट्रोल में वो नहीं है। अगर 7th का लॉर्ड 9th में हो तो 7th के लॉर्ड को 9th में बहुत अच्छी पोजीशन माना जाता है। भाग्य उदय है आफ्टर मैरिज, ये कहा जाता है। मतलब जिस एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे सब यही कहेंगे, मैं भी यही कहूँगा। लेकिन गाइज, इन केसेस हमने देखा है 7th लॉर्ड इन 9th हाउस कई बार संबंधों से तनाव या स्ट्रेस ले आता है। माफ़ करिएगा अगर आपके संबंध में नहीं ला रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर कहा ये गया एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, और उन्होंने गलत नहीं कहा कि भाग्य उदय होगा आफ्टर मैरिज, लेकिन भाग्य उदय की जगह चैलेंजेस आ गए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि 7th लॉर्ड 9th में है, आपके स्पाउस ने आपके 6ठे भाव के एरिया को कंट्रोल कर रखा है। आपके स्पाउस ने आपके 6th हाउस को कंट्रोल में ले रखा है। आफ्टर मैरिज सबसे पहला स्पार्क आपको 6ठे भाव में मिलेगा। अगर मैरिज थिंग इज पॉजिटिव, लाइक दिस मैरिज थिंग इज ओके, गुड एंड लाइक वेल, इट इज़ ओके, अच्छा प्लैनेट है 7th लॉर्ड, वीनस, मून, जुपिटर, तो आपके विवाह के बाद हो सकता है आपके स्पाउस आपके सारे शत्रुओं को ख़त्म कर दे, आपके डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर दे, आपके कर्जे को, आपके प्रॉब्लम्स को, सबको ख़त्म कर दे। वो कहेगा आई एम देयर फॉर यू। बट अगर यही प्लैनेट 7th लॉर्ड इज विद केतु, राहु, थोड़ा एफ्लिक्टेड है, मंगल है, शनि है, मतलब एफ्लिक्शन है अगर इसमें, तो फिर ये 6th हाउस को थोड़ा दुख भी दे सकता है। जैसे कि चैलेंजेस आ गए, जैसे कि थोड़े कोर्ट केसेस हो गए, लीगल केसेस हो गए। तो मेरा मानना है 7th लॉर्ड इन 9th हाउस को थोड़ा सा सिक्योर वे से लेना चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट ट्राइंग टू टेस्ट ईच अदर, वी आर ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर। ठीक है, तो उसमें अगर हमने केसेस देखे हैं ऐसे 7th लॉर्ड इन 9th, कहा गया था भाग्य उदय है, ठीक भी कहा गया था, लेकिन उसका आउटकम थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा पर्सन को सोच के आगे बढ़ना चाहिए। आपके 6th हाउस में या फिर 12th हाउस में कोई प्लैनेट भी होना चाहिए, दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, कोई प्लैनेट वहाँ होगा, है तो लेट अस नो, क्योंकि आप उस मैरिज से मुझे लगता है ज़्यादा सीरियस दिखाई देते हैं, सीरियसली कनेक्टेड है विद अबाउट दिस मैरिज टॉपिक। और अगर वहाँ प्लैनेट नहीं है तो वी आर नॉट दैट सीरियस, और वी आर लाइक ए स्पाउस इज नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग, तो लेट मी मेक माई लाइफ ऑन माई ओन। तो ये भी एक अप्रोच हो जाती है व्यक्ति की कई बार। बट 6ठे और 12th हाउस में कोई प्लानिटरी अलाइनमेंट या प्लानट होने चाहिए। एंड और क्या कहा जा सकता है, द डिपेंड कि आप हमें क्या बताते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं। तो पेरेंट्स से पार्टनरशिप, रिलेशनशिप या मैरिज का डायमेंशन आपके 6th हाउस को एक्टिवेशन में डालता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 7th लॉर्ड इज इन 10th हाउस, वेल 7th लॉर्ड इन 10th हाउस इज़ अ डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर ये आपके 7th भाव को ही सुख दे रहा है। इसीलिए मेरा मानना है कि 7th लॉर्ड इन 10th हाउस इज लाइक आपका पार्टनर मैरिज को ही सुख देना चाहता है। हो सकता है पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना, उसने मैरिज को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले ली, वो कह रहा है मैं ही चलाऊंगा सब, इसको मैं ही सस्टेन करूँगा, तो अच्छी बात है। मतलब आप लाइक यू आर डूइंग नथिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, लेकिन आपका स्पाउस उसको कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है। हो सकता है आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, आपको संबंध अप्रोच करते हैं, आपको जनता अप्रोच करती है, दुनिया अप्रोच करती है संबंधों के लिए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। द थर्ड थिंग इज 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के अंदर, 7th को उसने सुख दे दिया। अगर ये प्लैनेट वीनस, मून, जुपिटर ऐसा है बेनिफिक है तो बहुत ही अच्छा है। और अगर ये थोड़ा सा मेलेफिक हो गया, जैसे वीनस इज विद केतु, सैटर्न इज विद राहु, सैटर्न इज विद मंगल, सूर्य, 7th लॉर्ड सैटर्न इज विद सूर्य इन 10th हाउस, तो आप मानिएगा कि ये कॉम्प्लिकेशन डालेगा। ये फिर ऐसा होगा कि आपका स्पाउस खुद को दुखी देना चाहता है, परेशान करना चाहता है। लाइक
सेवंथ लॉर्ड इन 10th हाउस इज कम्प्लीटली लाइक यू आर नॉट इवन इन्वॉल्व इन मैरिज, मतलब आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपका पार्टनर उसको अप एंड डाउन चलाता है। अगर उसका बिहेवियर ठीक है तो वो उसको अच्छा चला जाएगा, और ठीक नहीं है तो वो उसको नीचे चला जाएगा। आप उसमें बहुत प्रेजेंट ही नहीं दिखाई देते हैं। लाइक आई सीन अ चार्ट द पर्सन इज इन रिलेशनशिप, सेवंथ लॉर्ड इन 10th हाउस, आई एम लाइक भाई आपके ऊपर कुछ नहीं है इसमें। The other person is the controller. If he is happy, he'll make the relation happy. He'll not happy, will not make it happy. सेवंथ लॉर्ड पूरा का पूरा ही सेवंथ हाउस उसके ही कंट्रोल में दिखाई देता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मैरिज के बाद भी सबसे अधिक ट्रांसफॉर्मेशन सेवंथ हाउस में ही है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं और चीज़ तो बदल नहीं रही। सेवंथ हाउस ही मैरिज है, वही उसी में ट्रांसफॉर्मेशन है। मैक्स टू मैक्स बिजनेस या पार्टनरशिप पॉसिबल हो सकती है, दैट इज मैक्स टू मैक्स वी कैन से अबाउट इट। तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स यू आर कनेक्टिंग विद इट और नॉट। आपके सेवंथ हाउस में या फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है या नहीं, इसको भी बताइएगा। और सेवंथ हाउस में अगर अधिक प्लैनेट है तो आपके स्पाउस के हाथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है आपके काफ़ी प्लैनेट्स का। वो सब मैच्योर आउट हो जाएंगे जैसे ही मैरिज में हम गो इन करते हैं या मूव इन करते हैं। अगर हम बात करें सेवंथ लॉर्ड इन द 11th हाउस, बैक टू द सुख अर्गला। किस हाउस को सुख दिया आपके पार्टनर ने? अष्टम भाव को। 8th हाउस से क्या क्या मैटर्स आते हैं? 8th हाउस से मैरिज सस्टेनेबिलिटी, 8th हाउस से अकल्ट आता है, 8th हाउस से एस्ट्रोलॉजी आती है। सेवंथ लॉर्ड इन 11th हाउस, रिलेशन में थे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ रिलेशन की वजह से ही एस्ट्रोलॉजी में आ गए? सुख दे दिया अष्टम भाव को उसने, पार्टनर ने, एकदम से कोई नई चीज़ प्राप्त हो गई, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जीवन में आफ्टर द मैरिज, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सेवंथ लॉर्ड इन 11th हाउस अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है। अष्टम भाव के हर मैटर को प्रभावित करेगा। अपने चार्ट में देखिए अष्टम भाव के सेकंड हाउस में क्या कोई प्लैनेट है? अगर प्लैनेट है तो वो प्लैनेट भी मैच्योर होगा आफ्टर द मैरिज। लोग पूछते हैं ना क्या बदलेगा भाई, ये बदलेगा, ये प्लैनेट थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, अप हो जाएगा। अब सेवंथ लॉर्ड अगर बेनिफिक है, लाइक वीनस है, मून है, जुपिटर, एक अच्छा प्लैनेट है, यूसे अच्छे कंजंक्शन में है, तो आपका स्पाउस आपके लिए भाग्य उदय करा सकता है, एकदम से लक फैक्टर बन सकता है, एकदम से रुके हुए प्रॉपर्टी केसेस या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी केसेस सॉल्व हो गए मैरिज के बाद। और अगर यही एक मेलेफिक प्लैनेट है लाइक सैटर्न, मंगल या राहु केतु, तो सुख तो देगा, फायदा तो देगा, बट जैसा होता है ना यार, दुष्ट आदमी सुख भी देता है तो थोड़ी दुष्टता तो कर ही देता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा, एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। फैमिली में कोई पर्सन मैरिज के बाद जो है थोड़ा सा मतलब घर छोड़ के चला गया, पास आउट हो, मतलब कुछ ऐसा, जिससे कि अच्छा तो हुआ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड ऑल शिफ्ट हुई, लेकिन वो पूरा माहौल एक अच्छा माहौल नहीं था। तो इस तरह से वो अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है, अष्टम भाव के सुख को प्रभावित कर रहा है। कोई व्यक्ति ट्रेडिंग एंड वर्क के लिए गया, आई विल से बेस्ट है, लेकिन और चीज़ों के लिए शुड बी मतलब टेक केयर ऑफ इट। अगर सेवंथ लॉर्ड इन 12th हाउस है, कॉन्सेप्ट क्या है? सुख अर्गला किसको मिलेगी? नव भाव को। सेवंथ लॉर्ड इन 12th हाउस इज गुड। एक चार्ट में आई थिंक धर्मेंद्र जी के चार्ट में मैंने कहीं ये देखा था, और पद्मिनी, मतलब कोई ऐसे चार्ट हैं जिसमें मैंने देखा था सेवंथ लॉर्ड इन 12th हाउस एंड द सुख विल बी इन द 9th हाउस। 9th हाउस को सबसे स्ट्रांगली पार्टनर इन्फ्लुएंस करेगा। 9th हाउस क्या है? सोशल स्टेटस है, आपका धर्म है, आपका अध्यात्म है, आपके समाज में वैल्यू है, समाज में आपकी रेपुटेशन है। तो आपके स्पाउस नवम भाव को कंट्रोल करता है। आफ्टर मैरिज भाग्य उदय हो सकता है। एक्सट्रीम केसेस में धर्म चेंज, जैसे धर्मेंद्र जी के चार्ट में लाइक मैरिज के बाद धर्म चेंज भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपके केस में होगा क्या? मुझे नहीं लगता। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये लगता है कास्ट कल्चर चेंजेस जैसे देखने को मिल गए, सोसाइटी में कुछ चेंजेस हमारी इमेज को लेके आ गए, दैट इज़ पॉसिबल। आपके 9th हाउस में, 3rd हाउस में कोई प्लैनेट भी हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि 9वें भाव या तीसरे भाव में कोई प्लैनेट है, या वहाँ पर कोई कंजंक्शन है। अगर कोई प्लैनेट है तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लैनेट होना इज़ क्वाइट पॉसिबल, बहुत पॉसिबल दिखाई देता है कोई प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ है। अगर प्लैनेट है तो रियल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमको उसको चेकआउट करना होगा, क्योंकि उस प्लैनेट का भी एक्टिवेशन आफ्टर द मैरिज होता हुआ हमें दिखाई देगा, वो भी एक इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैन लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि 9th हाउस में या 3rd हाउस में कोई प्लैनेट है या नहीं है। इसी के साथ साथ 7th लॉर्ड का 12th हाउस में होना, एज आई सैड 9th हाउस में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। इसको सुख मिलेगा तो हो सकता है फादर के साथ डायनेमिक्स बेटर हो जाए, भाग्य उदय पॉसिबल हो जाए, या फिर अगर वो प्लैनेट एक मेलेफिक प्लैनेट है जैसे मंगल है या शनि है विद केतु या राहु, तो आप मान सकते हैं कि इन एरियाज़ में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ सकती है कि भाग्य तो उदय हुआ लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा मेरे शोल्डर्स पे आ गई। तो आपको बस ये देखना है कि पहला वो प्लैनेट पॉजिटिव हो, दूसरा उसका आउटकम इस हाउस पे हमें फील होगा, तीसरा अर्गला लगाई है, अच्छी अर्गला है तो अच्छा आउटकम है, बुरी अर्गला है तो आप मान सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, और आपका स्पाउस आपके 9वें भाव को पूरी तरह कंट्रोल करता है। जब भी आप अपने भाग्य की, अपनी ग्रोथ की, अपने अपने फॉर्चून की बात करेंगे, आप स्पाउस को अवॉइड नहीं कर सकते, उसको इससे हटाया नहीं जा सकता।
तो दैट इज़ व्हाट चेंजेस आफ्टर द मैरिज। कनेक्ट फील करते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। धन अर्गला के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि कहाँ से आपका स्पाउस आफ्टर मैरिज धन लेके आएगा, लाएगा या नहीं लाएगा। तो बी इन टच, बी